हेलो दोस्तों, मैं सुजीत यादव आप सब लोग का ब्राइट गुरुकुल में स्वागत करता हूं। आज हम लोग संधारित्र के बारे में चर्चा करेंगे। संधारित्र क्या होता है? देखिए, संधारित्र क्या है? एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम लोग आवेश को या विद्युत ऊर्जा को संग्रहित कर सकते हैं। संधारित्र क्या होता है? एक ऐसी युक्ति होती है जिसकी सहायता से हम लोग आवेश को या विद्युत ऊर्जा को संग्रहित कर लेते हैं। जो संधारित्र होता है उस डीसी और एसी दोनों धाराओं पर काम करता है। एसी धारा और डीसी धारा पे दोनों पर काम करता है, लेकिन यह डीसी धारा को ब्लॉक कर देता है, रोक देता है, प्रवाहित नहीं होने देता है, बल्कि एसी धारा को प्रवाहित करता है। या हम यह कहें संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसा समायोजन है जिसकी सहायता से किसी चालक की धारिता को बिना उसके आयतन को परिवर्तित किए बढ़ाया जा सके। कोई चालक हो, उसकी धारिता को अगर हमको बढ़ाना है तो बिना उसके आकार में या बिना उसके आयतन में हम कोई परिवर्तन किए हुए उसकी चालक की धारिता को बढ़ा दें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? संधारित्र कहते हैं। संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है। संधारित्र यह एक ऐसी युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से आवेश या विद्युत ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है। संग्रहित किया जा सकता है। संधारित्र का एक ऐसी युक्ति जिसकी सहायता से आवेश को या विद्युत ऊर्जा को संग्रहित किया जा सकता है। यह एसी और डीसी दोनों धाराओं पर काम करता है, लेकिन यह डीसी को ब्लॉक कर देता है और एसी को प्रवाहित होने देता है। देखिए, इसकी धारिता की बात आई। हमने कहा धारिता क्या होती है? धारिता किन बातों पर निर्भर करती है? मान लीजिए कोई संधारित्र है और उस संधारित्र की यह दो प्लेटें हैं। इन प्लेटों का नामकरण कर दें। मान लीजिए यह पी प्लेट है और यह क्यू प्लेट है। दो संधारित्र है। संधारित्र की दो प्लेटें पी और क्यू हैं। इस पर धन आवेश होता है, इस पर ऋण आवेश होता है, और इसके बाहरी सतह को हम लोग पृथ्वी से जोड़ देते हैं। इस तरह से हमारा संधारित्र बनकर के तैयार हो जाता है। तो संधारित्र की जो धारिता होती है वह मुख्य रूप से तीन बातों पर निर्भर करती है। पहली बात तो जो संधारित्र की प्लेट होती है उसके क्षेत्रफल पर। प्लेट का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा उस संधारित्र की धारिता उतना ही ज़्यादा होगी। अर्थात हम कहेंगे धारिता की निर्भरता किस पर करेगी? पहला बात, प्लेटों के क्षेत्रफल पर। कहाँ निर्भर करेगी? प्लेटों के क्षेत्रफल पर। धारिता डायरेक्ट किस पर निर्भर करती है? प्लेटों के क्षेत्रफल पर। प्लेट का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उस संधारित्र की धारिता उतना ही अधिक होगी। दूसरा बात किस पर निर्भर करेगा? दूसरा बात निर्भर करेगा इनके बीच की दूरी पर। देखिए, इन प्लेटों के बीच की दूरी जितना ही ज़्यादा होगी उस संधारित्र की धारिता उतना ही कम होगी, क्योंकि इसकी धारिता जो होती है प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्लेटों के बीच की दूरी पर धारिता क्या होती है? प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात इनके बीच की दूरी अगर हम बढ़ाएंगे तो उस संधारित्र की धारिता घटेगी। दूसरा बात, हम इन प्लेटों के बीच में कैसा परावैद्युत पदार्थ रखे हैं? किसी भी प्रकार का परावैद्युत पदार्थ रख देने से इस संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। अर्थात यहाँ से क्या लिखेंगे? प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर, प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर
प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखने पर, जब हम इनके प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ रखेंगे तो इस संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी, अर्थात क्या हो जाएगी, C समानुपाते K का। K क्या है, उस माध्यम का परावैद्युतांक है जिस माध्यम को हम लोग इसके बीच में रखे हुए हैं। तो यह हो गया संधारित्र की धारिता की निर्भरता, कि संधारित्र की धारिता किन बातों पर निर्भर करती है। अब हम लोग देखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे निकाली जाएगी, और वह भी तब जब इनके प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक समांतर प्लेट संधारित्र लेंगे, एक समांतर प्लेट संधारित्र लेंगे और उसके बीच एक कोई परावैद्युत पदार्थ रख देंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो, परावैद्युत पदार्थ रखा हो। हमको क्या करना, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है उस कंडीशन में जब उनके प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले तो हम एक समांतर प्लेट संधारित्र लेंगे। मान लिया हमने कि हमारे पास PQ एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी दो प्लेटें P और Q हैं, जिसकी दो प्लेटें P और Q हैं, और इनके बीच की दूरी स्मॉल d है। इन प्लेटों के बीच की दूरी क्या है, स्मॉल d है। इन प्लेटों के बीच में हमने स्मॉल t मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया, स्मॉल t मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ रख दिया। इसके बीच में हमने स्मॉल t मोटाई का एक परावैद्युत पदार्थ हमने इनके बीच में रख दिया। अब देखिए, यहाँ से संधारित्र की धारिता हमको निकालनी है। मान लिया हमने, माना PQ एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसके बीच में एक परावैद्युत पदार्थ स्मॉल t मोटाई का रखा हुआ है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल d है, और जो पदार्थ रखा हुआ है इस पदार्थ का परावैद्युतांक स्मॉल k है। अगर इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V हो, देखिए भाई, इन दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर V होगा। यहाँ पर विभवांतर जो उत्पन्न होगा वो दो जगह उत्पन्न होगा, एक तो वायु में विभवांतर लगेगा और एक इस परावैद्युत पदार्थ में विभवांतर लगेगा। अर्थात यहाँ से हम कहेंगे जो परिणामी विभवांतर V होगा वह V1 प्लस V2 होगा। V1 कहाँ होगा, वायु में, V1 कहाँ होगा, वायु में विभव, और V2 कहाँ होगा, परावैद्युत पदार्थ में विभव। V1 कहाँ है, वायु में, V1 वायु में विभव, और V2 क्या है, परावैद्युत पदार्थ में विभव, परावैद्युत पदार्थ में विभव। तो यहाँ से देखिए V बराबर क्या हो जाएगा, V1 की जगह हम लिख सकते हैं E1 D1 प्लस V2 की जगह क्या लिखेंगे, E2 D2। E1 बराबर क्या होगा, वायु में किसी संधारित्र के कारण जो तीव्रता निकलती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। E1 बराबर क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इसी प्रकार से अगर हम E1 कहाँ बात कर रहे हैं, वायु में, तो दोनों प्लेटों के बीच वायु का स्थान कितना है, यहाँ देखिए पूरा जगह कितना है, स्मॉल d का है, t मोटाई का परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया, तो वायु वाला हिस्सा कितना बचा हुआ है, d माइनस टी। कितना बचा है, d माइनस टी। तो D1 बराबर क्या हो जाएगा, d माइनस टी। D1 बराबर हो जाएगा d माइनस टी।
इसी प्रकार से अगर हम E2 निकालें, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो यहाँ पर देखिए परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ है, इस परावैद्युत पदार्थ का कुछ न कुछ परावैद्युतांक होगा, जो भी इसका परावैद्युतांक होगा तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा आपके सामने। और यहाँ पर परावैद्युत पदार्थ की जो मोटाई होगी वह उसकी दूरी हो जाएगी, अर्थात d2 बराबर कितना होगा t का। अगर सारा वैल्यू ला करके हम इसमें पुटअप करें तो हमको मिल जाएगा v बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, d1 के जब क्या रखेंगे d माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा t, d2 की जगह क्या हो जाएगा t, ये वैल्यू रख दी। यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम लोग, कॉमन क्या बन जाएगा, कॉमन सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कॉमन बन जाएगा, ब्रैकेट में क्या बचेगा d माइनस टी और प्लस टी बाई के, ये बच जाएगा आपके सामने। देखिए यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा होगा, यदि आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा होगा तो सिग्मा बराबर क्या होता है q बाई ए। आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, तब सिग्मा बराबर q बाई ए रखने पर, तो जहाँ सिग्मा है वहाँ हम क्या करेंगे q बाई ए पुटअप कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा v बराबर q बाई ए एप्सिलॉन नॉट d माइनस टी प्लस टी बाई के, ये मिल जाएगा। यदि संधारित्र की धारिता C हो, यदि संधारित्र की धारिता, यदि संधारित्र की धारिता C हो, तब देखिए अगर संधारित्र की धारिता C होगी तो C बराबर क्या होता है q बाई वी होता है। संधारित्र की धारिता C बराबर क्या होता है q बाई वी, C बराबर होता है q बाई वी, तो V बराबर क्या हो जाएगा q बाई C रखने पर, तो V का वैल्यू हम क्या रखेंगे q बाई C रखेंगे। जब हम V का वैल्यू q बाई C रखेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा q बाई C बराबर q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में d माइनस टी प्लस टी बाई के, q से q कैंसिल हो जाएगा, तो C बराबर क्या मिल जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट बटे d माइनस टी प्लस टी बाई के। इसको हम लोग बना देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यह हमको मिल गया संधारित्र की धारिता कब के लिए, जब हम इन प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख देंगे। जब हम संधारित्र की प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो उसके लिए उस संधारित्र की धारिता क्या होगी ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के होगी। अब इसमें कुछ कंडीशन अप्लाई हो सकते हैं। देखिए क्या क्या कंडीशन अप्लाई हो सकता है। कंडीशन नंबर फर्स्ट, जब पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ रखा हो, जब पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ रखा हो, जब पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ रखा होगा तो वहाँ पर जो T का वैल्यू होगा वो स्मॉल d के बराबर हो जाएगा। अभी भी हमने फॉर्मूला यहाँ पर क्या निकाला था, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है हमारा। देखिए अब यहाँ से T क्या हो गया, D के बराबर हो गया। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुटअप करें समीकरण एक से तो हमको क्या मिल जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस डी प्लस डी बाई के। तो डी माइनस डी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से हमको मिल जाएगा C बराबर के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। मतलब जब हम इस पूरे जगह में परावैद्युत पदार्थ भर देंगे तो वहाँ से उस संधारित्र की जो धारिता निकलेगी वह के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी होगी। दूसरा कंडीशन क्या होगा, हम ऐसा कर सकते हैं कि इन प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ न रखें। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, जब प्लेटों के बीच में परावैद्युत पदार्थ न हो, किसी भी प्रकार का कोई परावैद्युत पदार्थ न हो। जब कोई परावैद्युत पदार्थ नहीं होगी तो उसकी कोई मोटाई नहीं होगी।
अर्थात टी बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट। समीकरण एक से सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस 0, टी का वैल्यू क्या रखेंगे 0 प्लस 0/k। तो देखिए सी बराबर क्या हो जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, डी माइनस 0/d होगा 0/k। किसी भी संख्या में जब हम जीरो में हम किसी भी संख्या से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू क्या आता है 0 आता है। तो ये कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से वैल्यू हमको मिल जाएगा सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। तो तीसरा कंडीशन के लिए जब इन प्लेटों के बीच में स्मॉल टी मोटाई की धातु की पट्टी रख दी जाए, जब धातु की पट्टी रखा जाएगा तो धातु के लिए जो परावैद्युतांक होता है वह अनंत होता है। धातु का परावैद्युतांक कितना होता है अनंत होता है। तो इसके लिए समीकरण एक से अगर हम बात करेंगे तो समीकरण एक से हमको मिल जाएगा सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी/k से। के का वैल्यू कितना रखेंगे यहाँ पर अनंत रखेंगे हम लोग। अगर हम k का वैल्यू यहाँ पर अनंत रखेंगे तो 1 अपॉन अनंत का वैल्यू होता है 0। तो 1 अपॉन अनंत का वैल्यू 0 होता है तो t को भी क्या कर देगा 0 कर देगा। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा c बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी। तो यह हमारे पास फॉर्मूला मिल गया किसके लिए, जब हम दोनों प्लेटों के बीच में कोई धातु की पट्टी रख देंगे तब के लिए संधारित्र की धारिता हो जाएगी। एक कंडीशन और इसमें हो सकता है, हम एक पट्टी न रख करके किसी भी पदार्थ का कोई भी परावैद्युत पदार्थ इसमें हम रखे हों और अलग अलग प्रकार का परावैद्युत पदार्थ रखे हों और उनकी मोटाइयाँ अलग अलग हों। मतलब इनके बीच में हम कई परावैद्युत पदार्थ रख दें जिनकी मोटाइयाँ भिन्न भिन्न हों और उनके परावैद्युतांक भी क्या हों भिन्न भिन्न हों। तो अगर मान लीजिए हमने इनके बीच में स्मॉल T1, T2, T3 मोटाई की कई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जिनकी परावैद्युतांक K1, K2, K3 हो, जिनके परावैद्युतांक कितना हो K1, K2, K3 हो। यदि प्लेटों के बीच में T1, T2, T3 डॉट डॉट मोटाई की कई पट्टियाँ रखी हों जिनके परावैद्युतांक K1, K2, K3 हों, तब ऐसे कंडीशन में उस संधारित्र की धारिता कितनी हो जाएगी, यही से हम लोग निकालेंगे समीकरण एक से। देखिए क्या हो जाएगा C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट। ना तो हम उस प्लेट की क्षेत्रफल को बदल रहे हैं और ना ही एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू बदलेगा क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू होता है, और ना ही हम उनके बीच की दूरी को बदल रहे हैं। तो D होगा माइनस टी। टी की जगह क्या होगा कई प्लेट रख दिया गया T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस जितना रख दीजिए आप प्लस ये क्या हो जाएगा T1 बटा K1 प्लस T2 बटा K2 प्लस T3 बटा K3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ये आपके मिल गया फॉर्मूला जब हम उन प्लेटों के बीच में T1, T2 मोटाई की कई पट्टियां रख दें जिनके परावैद्युतांक K1, K2, K3 इत्यादि हों। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकाल लिया जब उसके बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रखा हो।